वेलकम टू इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट। आज हम इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट में जिस टॉपिक के साथ हैं वो आप सभी देख रहे हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। और इस वीडियो में हम आपको कुछ बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करेंगे जो कि मेंडल एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हैं। जैसे कि 7 ट्रेट्स ऑफ पी प्लांट यूज्ड बाय द मेंडल। मेंडल ने किस किस 7 ट्रेट को यूज किया पी प्लांट के, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी, डेफिनेशंस भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारा वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे पाइजम सटाइवम गार्डन पी एडिबल पी। पाइजम सटाइवम गार्डन पी का बोटेनिकल नेम है, तो इसको आपको याद रखना है। गार्डन पी का इमेज हमने इंक्लूड किया है, आप देख सकते हैं। देन एडिबल पी, इसको हम एडिबल पी भी कहते हैं। तो आपको ये जो तीनों यहाँ पे नेम्स दे रखे हैं ये आपको डेफिनेटली याद रखने हैं कि गार्डन पी को कहा जाता है, पाइजम सटाइवम भी कहा जाता है, ये इसका बोटेनिकल नेम है। और ये गार्डन पी कॉमन नेम हो गया। देन एडिबल पी, इसको हम एडिबल पी भी कहते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। और आपको पता चल गया कि जो हमारे मेंडल हैं इन्होंने पी प्लांट यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। मेंडल का पूरा नाम ग्रीगर जॉन मेंडल है और इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने 7 इयर्स के लिए वर्क किया पी प्लांट के ऊपर और 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट यूज किए पी प्लांट के। नाउ इन्होंने क्यों ये जो पी प्लांट है इसी को क्यों सेलेक्ट किया, इसके कुछ रीजंस हैं। वो हैं डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव ट्रेट्स अवेलेबल, मतलब इसके बहुत सारे वेराइटी अवेलेबल थे। इस प्लांट में, पी प्लांट में बहुत सारे वेराइटीज अवेलेबल थे जिनके ऊपर मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, तो इसलिए उन्होंने ये चूज किया। इसका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है, इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और अगर हम आर्टिफिशियली भी इसको पॉलिनेट करना चाहें तो इजिली हो जाता है। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से मेंडल ने इस प्लांट को सेलेक्ट किया। अब देखते हैं कि कौन कौन से 7 ट्रेट्स हैं जो मेंडल ने यूज किए, तो वो देखते हैं। फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर एंड स्टेम लेंथ, ये 7 कैरेक्टर्स हैं जिनका यूज मेंडल ने किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। अब देखते हैं, इसको याद करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रिक क्रिएट किया है। उस ट्रिक या हिंट जो भी कहें उसकी हेल्प से आप इजिली याद रख सकते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स को मेंडल ने यूज किया। आपको याद क्या रखना है, ये देखिए, फ्लावर, पॉड, सीड। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगी कि आपको याद रखना है फ्रूट। अब फ्रूट तो यहां नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है फ्रूट एंड हाइट, प्लांट हाइट। अगर आप फ्रूट याद रखते हैं तो फ्रूट से ये तीनों ही चीजें रिलेटेड हैं। जैसे फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड होता है। फ्रूट का जो आउटर कवरिंग है वो क्या कहलाता है, पॉड कहलाता है। क्योंकि हम पी प्लांट की बात कर रहे हैं तो हम फ्रूट भी लेंगे तो पी प्लांट का लेंगे, ठीक है। अगर पी प्लांट का ये फ्रूट वाला पार्ट है तो फ्रूट वाले पार्ट का आउटर कवरिंग क्या कहलाएगा, पॉड कहलाएगा। देन इनर में ये जो सीड्स हैं ये सीड हो जाएंगे। देन बिफोर दिस फ्रूटिंग क्या होता है, फ्लावर आता है प्लांट में, उसके बाद फ्रूट होता है। तो फ्रूट और फ्लावर का रिलेशन भी बहुत ही ज्यादा क्लोज है। तो इस तरीके से फ्लावर, पॉड एंड सीड, आपको ये तीनों ही याद हो जाएंगे अगर आप फ्रूट को याद रखेंगे। फ्रूट को याद रखेंगे तो फ्लावर, पॉड और सीड तीनों ही याद हो जाएंगे। फिर इनके दो दो पार्ट्स हैं, फ्लावर का पोजीशन, कलर, पॉड का शेप, कलर, सीड का भी शेप, कलर, और प्लांट का तो सिंगल हमने यूज किया है हाइट उसका, या तो शॉर्ट होगा हाइट या तो टॉल होगा हाइट। तो इस तरीके से ये 7 ट्रेट्स हैं जो कि मेंडल ने यूज किए। अब देखते हैं डोमिनेंट एंड रेसेसिव। एक सिंगल लाइन में आप ये समझ सकते हैं, डोमिनेंट ट्रेट वो होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, और रेसेसिव ट्रेट वो होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। बट इसकी भी कंडीशन होती है, जब दोनों ही एलील्स रेसेसिव होंगी तब जाके ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट बेसिकली डोमिनेंट वाले एक्सप्रेस करते हैं मोस्टली।
तो इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा हम क्लियर समझेंगे जब हम मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस करेंगे। उसके लिए मैंने नेक्स्ट वीडियो क्रिएट की है, आप उसको ज़रूर देखें, तो आपको ज़्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ हिंट देने जा रही हूँ, कुछ ट्रिक्स देने जा रही हूँ, जिसकी वजह से आप याद कर सकेंगे कि पर्पल फ्लावर डोमिनेंट है या व्हाइट फ्लावर डोमिनेंट है, एक्सियल प्लांट एक्सियल फ्लावर पोजीशन डोमिनेंट है या टर्मिनल फ्लावर पोजीशन डोमिनेंट है। तो इसको जस्ट आप हिंट की तरीके से ही यूज करें, इसको ज्यादा इनर डिटेल में ना जाएं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। ये जस्ट मैं आपको हिंट दे रही हूँ और उसी हिंट से आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे फ्लावर, हमारे जनरली माइंड में होता है कि फ्लावर ब्यूटीफुल कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो कलरफुल, इसमें पर्पल है तो इसको हम कहेंगे ये डोमिनेंट है, व्हाइट वाला बेरंग है तो इसको कहेंगे कि भाई ये रेसेसिव है। देन अगर एक्सियल पोजीशन की बात करें फ्लावर के, तो अगर फ्लावर एक्सियल पोजीशन पे होगा तो प्लांट के इंक्रीज होने के चांसेस है, फ्लावर टर्मिनल पोजीशन पे होगा तो इंक्रीज होने के चांसेस नहीं है। तो इसलिए इसको हम रेसेसिव में रख देंगे। अगर सीड कलर की बात करें तो यहाँ पे एक और मैं बात बताना चाहती हूँ कि अगर मान लो हमें सीड को स्टोर करना है, पी के जो सीड्स हैं उनको स्टोर करना है विदाउट रेफ्रिजरेटर, तो हम कैसे स्टोर करेंगे, क्योंकि हम मार्केट से भी लेकर आते हैं। तो वो हम देखते हैं कि येलो कलर के इसके सीड्स होते हैं, जो ये पी प्लांट के जो सीड्स होते हैं जो ग्रेनरीज में स्टोर किए जाते हैं वो येलो कलर के होते हैं विदाउट रेफ्रिजरेटर। तो येलो कलर का सीड होना, सीड का स्टोर करना गुड है, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर नहीं है तो इंसेक्ट भी इसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। अगर हम ग्रीन कलर के सीड को स्टोर करेंगे तो इंसेक्ट अटैक करेंगे, तो इसकी वजह से ये इसके खराब होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इसको हम रेसेसिव में रख लेंगे। अगर सीड शेप की बात करेंगे तो राउंड शेप, राउंड अगर सीड होगा तो नेचुरली अच्छा लगेगा, साइज भी बड़ा होगा इसका। लेकिन अगर रिंकल्ड होगा तो अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको रेसेसिव में रख देंगे। देन इनफ्लेटेड, अगर जो पॉड है वो पूरा स्वेल होगा, पूरा फूला हुआ होगा, तो उसके अंदर जो सीड्स होंगे उनका साइज भी बड़ा होगा, तो इसको हम डोमिनेंट में रखेंगे। और अगर ये कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा तो इसको हम कॉन्स्ट्रिक्टेड अगर होगा तो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और इसको हम रखेंगे रेसेसिव में। देन अगर कलर की बात करें तो ग्रीन होगा तो नेचुरली अच्छा लगेगा, और अगर येलोइश हो जाएगा इसका मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा मैच्योर हो गया है और उसके सीड्स भी हार्ड हो गए हैं, तो इसलिए हम इसको रेसेसिव में रखेंगे। देन प्लांट की हाइट अगर टॉल होगी तो फ्रूट ज्यादा होंगे, और अगर प्लांट की हाइट ड्वार्फ होगी तो फ्रूट कम होंगे, तो इसलिए इसको हम डोमिनेंट में रखेंगे, इसको हम रेसेसिव में रखेंगे। तो आई थिंक ये जो हिंट मैंने, छोटे छोटे हिंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है, उससे आप डेफिनेटली याद कर सकते हैं कि कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रेसेसिव है, और आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं एज यू विश, जैसा आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। फर्स्ट है जेनेटिक्स, डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ये डेफिनेशन आपको आपके बुक्स में अवेलेबल हो जाएगी कि जेनेटिक्स क्या है। ये जेनेटिक्स ये एक ऐसा फील्ड है साइंस का जिसमें स्टडी किया जाता है इनहेरिटेंस को और वेरिएशन को। नेक्स्ट, इनहेरिटेंस क्या है? ट्रांसफर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स और यू कैन से प्रोजेनी, कि अगर मान लो कोई एक डॉग है और डॉग की टेल अगर राउंड शेप है तो जो उसके पपी होंगे उनकी टेल भी राउंड शेप होगी। अगर ह्यूमन बींग्स के अंदर है, ह्यूमन बींग्स के अंदर टेल एब्सेंट होता है तो ह्यूमन बींग्स के जो चाइल्ड होंगे, जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, उनके अंदर भी टेल नहीं होगी, एब्सेंट होगी। तो कहने का क्या मतलब है कि ट्रांसफर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, इसको हम इनहेरिटेंस कहेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें हेरिडिटी, इट इज अ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। तो ये बहुत ही सिमिलर है इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी, बट यहाँ एक और मैं एग्जांपल देना चाहूंगी कि जैसे किसी के पेरेंट्स का आई कलर ब्राउन है तो उनके ऑफस्प्रिंग्स मतलब उनके बच्चों का भी आई कलर ब्राउन हो सकता है। तो ये जो इंडिविजुअल जो ट्रांसफर हुआ कैरेक्टर का, ये हेरिडिटी में आ जाएगा।
तो हम कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस ब्रॉड लेवल पे है और हेरिडिटी इंडिविजुअल लेवल पे है। ट्रेट की बात करें तो इनहेरिटेड कैरेक्टर को हम ट्रेट कहते हैं, जैसे डिफरेंट कलर ऑफ द फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। अगर हम पी प्लांट की बात करें तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर होते हैं, उनको हम ट्रेट कह सकते हैं। और ईच ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द 2 एलील्स। एलील्स क्या होते हैं अभी थोड़ी देर में समझेंगे। जीन, अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज जीन। इसको हम डायग्राम से समझेंगे कि ये जीन होता क्या है। ईच जीन कंट्रोल्स अ कैरेक्टर। एक जीन एक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है और इसको रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। देन कैरेक्टर की बात करें, इट इज अ फीचर ऑफ इंडिविजुअल, एग्जाम्पल फ्लावर कलर, साइज, पोजीशन। देन एलील, अब देखते हैं एलील, वन और टू मोर पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ द जीन दैट फाउंड एट द सेम प्लेस ऑफ द क्रोमोसोम एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। मीन्स यहाँ पे है कि इट इज द पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ द जीन्स, इट इज अ पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ द जीन्स दैट आर फाउंड एट अ सेम प्लेस। सो इसको इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप ज़्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे जब हमारा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जो मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए, तो उसमें ये पिक्चर और क्लियर हो जाएगी आपको। नाउ नेक्स्ट अगर देखें तो डाइप्लॉइड, अब ह्यूमन बींग्स हैं वो डाइप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं। डाइप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक हम सिंगल ट्रेट या करेक्टर की बात करें तो उसके लिए 2 एलील्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आई कलर की बात करें, हेयर स्ट्रक्चर की बात करें, तो इन सब के अंदर सपोज आई कलर की बात करते हैं तो आई कलर के लिए 2 एलील्स होंगे हमारे पास। 1 एलील जो होगा वो मदर से होगा, जो नेक्स्ट एलील होगा वो फादर से होगा। अब डिपेंड करता है कि कौन सा एलील डोमिनेंट है। जो एलील डोमिनेंट है, सपोज मदर के केस में जो एलील हमें मिला, मदर से जो हमें एलील मिला आई कलर के लिए वो डोमिनेंट है, तो हमारा जो आई कलर होगा वो मदर जैसा होगा। अगर फादर से जो एलील हमें मिला है और वो डोमिनेंट है आई कलर के लिए, तो हमारा आई कलर फादर जैसा होगा। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि डाइप्लॉइड। एक कैरेक्टर के लिए हमारे पास 2 एलील्स होते हैं, जो कि एक मदर से मिलता है और एक फादर से। नाउ नेक्स्ट बात करें फिनोटाइप की, इट इज ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस की। जैसा अगर हम किसी एक प्लांट को देखते हैं कि टॉल है, शॉर्ट है, तो वो उसका फिनोटाइप हो जाता है। जीनोटाइप, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द सिंगल कैरेक्टर। आई थिंक यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, इसको आप इग्नोर करना। कॉन्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द सिंगल कैरेक्टर, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा जब आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए। नेक्स्ट है डोमिनेंट। व्हाट इज डोमिनेंट? तो एन एलील दैट इन्फ्लुएंस द अपीयरेंस ऑफ द फिनोटाइप इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्टरनेटिव एलील और एलील व्हिच कैन मास्क द इफेक्ट ऑफ द अनदर एलील। सपोज ये कंडीशन आप देखिए, यहाँ पे 2 एलील्स है, स्मॉल टी एंड कैपिटल टी। अब यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल टी वाला डोमिनेंस है, स्मॉल टी वाला रेसेसिव है, तो ये जो डोमिनेंस वाला एलील होगा ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और जो स्मॉल टी वाला कैरेक्टर होगा उसको क्या कर देगा, ये सप्रेस कर देगा। तो कहने का ये मतलब है कि डोमिनेंसी क्या होता है, जब एक एलील दूसरे एलील के इफेक्ट को टोटली मास्क कर देता है, उसके अपीयरेंस को नहीं शो होने देता है, तो इस कंडीशन को हम डोमिनेंसी कहते हैं। और डोमिनेंट एलील हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, यह आपको ध्यान रखना है। डोमिनेंट एलील जो होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। अब रेसेसिव एलील की बात करते हैं, एन एलील दैट इन्फ्लुएंस द अपीयरेंस ऑफ द फिनोटाइप ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द अनदर आइडेंटिकल एलील। फॉर एग्जाम्पल, ये आप सभी को पता है कि स्मॉल लेटर में लिखा है तो रेसेसिव एलील है। अब रेसेसिव एलील अपने आप को कब शो करता है, जब दूसरा इसके साथ वाला जो एलील होता है वो भी रेसेसिव होता है, तब जाके ये अपने आप को शो कर पाता है। जैसे अगर यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन से, अब ये देखिए इसमें कैपिटल टी है, तो फॉर एग्जाम्पल ये जो एलील है ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, तो नेचुरली ये प्लांट टॉल होगा। अब यहाँ देखेंगे एक रेसेसिव है, एक डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट वाला
अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो ये प्लांट भी हमारा टॉल हो जाएगा। बट यहाँ पे दोनों ही रेसेसिव हैं, तो इस केस में अब ये जो प्लांट होगा ये प्लांट शॉर्ट होगा क्योंकि दोनों ही रेसेसिव हैं। आई थिंक पिक्चर क्लियर हो गई आपको। देन होमोजाइगस, व्हेन टू एलील्स ऑफ अ जीन आर सिमिलर। एग्जाम्पल, जैसे दोनों ही कैपिटल टी होंगे या स्मॉल टी होंगे तो इस कंडीशन को होमोजाइगस कहते हैं। हेटेरोजाइगस, व्हेन टू एलील्स इन अ पेयर आर डिफरेंट, जैसे एक कैपिटल हो जाएगा दूसरा स्मॉल हो जाएगा तो इस कंडीशन को हेटेरोजाइगस कंडीशन कहते हैं। नाउ ये डायग्राम देखिए और इससे कुछ समझने की अब कोशिश करते हैं। फाइनली ये सेल का स्ट्रक्चर है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये नाइट्रोजीनियस बेसेस हैं, गुआनिन, साइटोसाइन, देन एडेनाइन एंड थायमाइन, और आप इसको और अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे अपने हायर क्लास में। तो ये नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं, ये एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं और अरेंज होने के बाद ये डीएनए हमारा फॉर्म करते हैं। अगर हम एक स्मॉल छोटा सा सेगमेंट ले लें डीएनए का तो उसको हम जीन कहते हैं, सपोज दिस। और अगर हमने मान लो ये लेंथ ले लिया तो ये एक जीन हो गया। तो जरूरी नहीं है कि सारे ही जीन्स जो होंगे वो इसी लेंथ के होंगे, वो डिपेंड करता है कि वो किस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर इनका लेंथ भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे ये डीएनए है, ये बाइंड कर रहा है इस राउंड लाइक बॉल लाइक स्ट्रक्चर को और न्यूक्लियोसोम बना रहा है। फिर ये न्यूक्लियोसोम और ज्यादा कंडेंस हो के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको हम क्रोमेटिड कहते हैं। अब ये क्रोमेटिड और ज्यादा कंडेंस होके क्या बना रहे हैं, क्रोमोसोम्स बना रहे हैं। और ये क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्यों कहते हैं कि जो ये जीन्स होते हैं ये क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड होते हैं। तो आई थिंक पिक्चर क्लियर हो गई होगी आपको कि क्या कैसे है, कैसे नाइट्रोजीनियस बेसिस अरेंज होते हैं, डीएनए फॉर्म करते हैं, फिर उनके छोटे छोटे सेगमेंट्स को हम जीन कहते हैं, फिर उनसे न्यूक्लियोसोम बनता है, देन क्रोमेटिड बनता है, देन क्रोमोसोम बनता है, एंड फाइनली ये क्रोमोसोम हमें न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको अगर दूसरे पार्ट के वीडियो का लिंक चाहिए तो वो भी हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।